हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 11 फरवरी और हम लोग तमाम न्यूज़ को देखेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, झारखंड में जो है वैकेंसी आया हुआ है। जो भी CDPO में जॉब करना चाहते हैं, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो डेट है, अंतिम जो तारीख है 29 फरवरी तक है, तो जल्द ही जल्द जाके इसको फिल कर लें। बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो बिहार में 2 वैकेंसी अभी आया हुआ, एक टीचर वैकेंसी आया हुआ है और एक आया विधानसभा का। जो भी विधानसभा में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो जाके फिल कर सकते हैं। चलिए आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं हम लोग। लोकसभा चुनाव जो से पहले CAA है। CAA क्या है? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि BPSC में क्वेश्चन पूछा था GPT का। इसका फुल फॉर्म पूछा था जनरेटिव प्री ट्रेन, जो इसका फुल फॉर्म होता है। चैट GPT के बारे में बात होता है तो CAA का फुल फॉर्म पूछ सकता है। काफी पुराना मुद्दा है। और ये जो है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें मुस्लिम नहीं है, ठीक है। हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, ठीक है। तो इन जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी वहां पे प्रताड़ित करते हैं, जो भी वहां पे प्रताड़ित हुए हैं, वो लोग अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ले लिए हैं तो उनको नागरिकता मिलेगा। ये जो है मेन चीज है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछेगा कौन कौन सा देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और हमारे देश में जो है ना, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन है, सिख है, हिंदू नहीं है अल्पसंख्यक में, और ईसाई हैं। कुल 6 जो है हमारे यहाँ क्या है, माइनॉरिटी। इसमें मुस्लिम भी आता है। हिंदू में अगर इंडिया में बात करें, भारत में बात करें, तो वहां पे मुस्लिम समुदाय भी आते हैं यहाँ पे माइनॉरिटी में। क्लियर है? और आपको बता दें कि मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए, ये फैक्ट था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। ये रहा, देखिए लोकसभा में क्या हुआ कि अभी जो कार्रवाई जो हुआ, जो भी सेशन चला, उसमें 90% जो है ना काम हुआ। मतलब पहले क्या होता था कि व्यवधान उत्पन्न होता था, लोग इतना शोर शराबा करते थे कि जो कामकाज था पूरा बाधित हो जाता था। 20% 30% कामकाज होता था। अब जो परफॉर्मेंस, वहां के जो प्रोडक्टिविटी है, 97% जो है वहां पे बढ़ा। इसके पीछे जो है, अगर बात करें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये देखिए पूछेगा। अगर आंसर मीन्स राइटिंग में आपका जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल के सेशनों में जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जो कार्रवाई का जो समय है उसमें इजाफा हुआ। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? तो 2-3 कारण बताना होगा। उसमें से एक कारण है कि आपका जो महिला सांसद है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिला सांसदों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको पता ही है ना कि अब जो है विधानसभा और लोकसभा में 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, वो बिल पारित हो चुका है। बस लागू जो है कुछ समय के बाद होगा, क्योंकि नया जो सेंसस आएगा, नया जनगणना आएगा, उससे जो आंकड़े निकल के आएंगे ना, उसके बाद इसको जो लागू किया जाएगा। चलिए, एक और फैक्ट याद रखिए, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? वो स्टार प्रश्न, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार मार्क प्रश्न। इसमें क्या होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। देखिए, स्टार मार्क प्रश्न क्या होता है? जो प्रश्न पूछा जाता है ना, उसका जवाब जो है मौखिक रूप से दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि संसद में कोई प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न पूछा, हमने जवाब दिया मौखिक रूप से, फिर आपने उसमें काउंटर क्वेश्चन किया, फिर मैंने जवाब दिया। तो तारांकित प्रश्न जो होता है ना, उसका जवाब मौखिक दिया जाता है। फिर अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, जिसको अन स्टार मार्क बोलते हैं क्वेश्चन, उसका जवाब जो है लिखित रूप में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, भाषा को लेकर। देखिए, यहाँ पे भाषा और पुस्तकें जो हमारी धरोहर, धर्मेंद्र प्रधान, आपको पता है दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगा हुआ है, तो उसमें से जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, हमारा जो 8 शेड्यूल है, 8 जो शेड्यूल है वो भाषा से जुड़ा हुआ है। संविधान का जो 8वां जो सूची है वो भाषा से जुड़ा हुआ है। और कुल 22 भाषा जो है उसमें शामिल है। क्या है? 22 भाषा उसमें शामिल है। उसमें याद रखिएगा, इंग्लिश उसमें नहीं है। 22 भाषा में इंग्लिश नहीं है, बाकी जो है आपके ये भाषा है, ठीक है। और बहुभाषावाद हमारे राष्ट्र की एक जीवंत परंपरा है। इसको आम जनमानस की चेतना में लाने की दिशा में एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया सराहनीय है। जो बहुभाषावाद है, हमारे जो देश में क्या क्या है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जो है यहाँ पे बहुलतावादी लोग यहाँ रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यह हमारी डाइवर्सिफिकेशन ही एकता है, हमारा यही हमारा पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 फैक्ट आपको निकल के आए हैं। एक तो 8th शेड्यूल जो है भाषा से संबंधित है, और इसमें कुल 22 भाषा है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे
पद्म भूषण, ये न्यूज में आ गया है करंट अफेयर में और काफी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। देखिए पद्म भूषण से जो सम्मानित है एक चित्रकार है जिनका नाम है रामचंद्रन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रामचंद्रन जिनको की पद्म भूषण जो मिल चुका है और उनका हाल में निधन हो गया, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा चित्रकारी, पेंटर थे वो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो एडिटोरियल है, आपको पता ही शनिवार को ये जो है तवलीन सिंह जो है आर्टिकल लिखते हैं और संडे को पब्लिश होता है। तो यहाँ पे बात किया गया है चुनाव को लेकर, जो अगला जो चुनाव होने वाला है किसकी पार्टी आएगी सरकार में, ठीक है, कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाएगी, तो यहाँ पे वक्तव्य दिया गया। यहाँ पे बोला गया कि देखिए जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2004 में जब वो सरकार में आई थी, तो उनके जो इर्द गिर्द लोग थे, जो उनके सलाहकार लोग थे, वो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, वो जमीनी से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, जिसमें कोई मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। अभी क्या हुआ, एक निजी पार्टी बन के रह गई कांग्रेस। कांग्रेस में जो है ना अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जो अपने परिवार में सिर्फ जो है परिवार को, छवियों को निखारने के लिए जो इस तरह का जो यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये आर्टिकल पूरा मिला के जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की खामियों की बात की गई है कि यहाँ पे जो है एजेंडा नहीं है। ठीक है, ये जो इसका काम क्या होता है, विरोध करना ही होता है, सिर्फ जो है सामने वाली पार्टी का विरोध करना है, आप एजेंडा लेके आइए यहाँ पे, तो ये सब तो नहीं होना था। जो सलाहकार होते हैं यहाँ पे, जो कांग्रेस पार्टी जो सलाहकार हैं, इनको ऐसे ऐसे सलाह देते हैं जिससे कि सामने वाला पार्टी को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको पढ़ने को मिल सकता है यहाँ पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग विचारों की विपन्नता। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद पूरा पहले वनडे एग्जाम के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछता क्वेश्चन। यहाँ से बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने 2 अखबार निकालते थे, एक निकालते थे केसरी और दूसरा निकालते थे मराठा। केसरी को जो है मराठी में पब्लिश किया जाता था, मराठी भाषा में, और मराठा को अंग्रेजी में। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन गया। साथ ही फिर हम लोग बात करेंगे जो शून्य का जो आविष्कार है, उनको जो है खोजकर्ता कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो जीरो का डिस्कवर किया था, और ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो द स्टेट्समैन जो न्यूज़पेपर है, वो यूरोपियन की तरह जो है यूरोप के द्वारा जो चलाया जाता था। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ये फैक्ट हमें निकल कर आया सामने। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे अभी जो है भारत रत्न जो है इस बार जो है 5 लोगों को मिलेगा। 5 लोगों का नाम पता ही है आपको। एक तो हमारे हैं बिहार के कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा कौन है पीवी नरसिम्हा राव, और एक है ये जो है धरती पुत्र, क्या नाम है उनका, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। ये 5 जो व्यक्तित्व है, जो इनका जो कार्य है ना अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य है, इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल में जो है आपका चौधरी जो चरण सिंह जो है वो किसानों के लिए और कृषि के लिए काफी अच्छा कार्य किए थे, इसलिए इनको जो है इस बार दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। चलिए फिर बात करेंगे अबू धाबी में जो है प्रधानमंत्री करेंगे मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, अबू धाबी में जो शहर है ना, जो इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे कि आपका यूएई हो गया, यूएई में कौन सा शहर हो गया, अबू धाबी हो गया, ठीक है, दुबई हो गया। तो ये तमाम चीजों को, तमाम जो महत्वपूर्ण शहरों हैं उनको देख के रखिएगा। 4 से 5 आप लोग लिख लीजिएगा अबू धाबी पे, क्वेश्चन वहीं से पूछने की संभावना है, क्योंकि बीपीएससी में उसी तरह पूछा गया था। 4-5 शहर के नाम दे दिए गए थे। अब बोला था कि सऊदी अरब में कौन कौन सा जो है आपका शहर है, तो मैचिंग कीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ था। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है यहाँ पे व्हाइट पेपर जो है ना, व्हाइट पेपर जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक दस्तावेज होता है जो सरकार पक्ष से लेके आती है, ठीक है, और अपने कार्यों का यहाँ पे एक ब्यौरा रखती है। तो व्हाइट पत्र जो है याद रखिएगा इस बार आने की संभावना बन रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला जो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी पता ही है उत्तराखंड में जो हिंसा हो रहा है, ठीक है, जो हिंसा में जो वहाँ पे अवैध तरीके से जो कब्जा कर लिए थे और मजार और मस्जिद बना दिए गए थे, सरकार बोल रही है कि वहाँ से आप हटाइए इसको, ठीक है, कहीं और लेके जाइए, यहाँ पे ये सरकारी जमीन है। तो जब वहाँ पे सरकार खाली कराने गई तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हिंसा का सहारा ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कई जो है प्रशासन के लोग, पुलिस लोग जो है यहाँ पर घायल हो गए। तो उन्हीं पे विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने कहा कि जो दैत्य भूमि है, ठीक है, जो देवों का भूमि, वहाँ पे दैत्य भूमि नहीं बनने देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हमारे जो बजरंग दल हैं उनको, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है घायल जो हुए हैं, जो भी प्रशासन और पुलिस के लोग जो घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनको जो है रक्तदान देने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा। देखिए
यहाँ पे क्या हुआ, नीतिगत योजनाओं ने अर्थव्यवस्था के पट्टी पर ला दिया। सीधा हम लोग बात करेंगे। एक तो अंतरिम बजट हुआ था। अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है ना यहाँ पे बजट लाया जाता है। इसमें सरकार के जो है आने वाला पक्ष और खर्च करने वाला पक्ष दोनों को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन कम समय वाला। इसमें लंबे लंबे घोषणाएं, बड़े बड़े घोषणाओं का यहाँ पे प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अब इस साल जो है आम चुनाव होने हैं और जून में आपका नया सरकार चुन के आएगी, तो बस नए सरकार चुनने तक का जो खर्च है ना वो अंतरिम बजट उसी के लिए निकाला गया है। उसके बाद फिर से नया बजट आएगा जब चुनाव हो जाएगा, तो जिसकी सरकार बनेगी और फिर बड़े बड़े घोषणा वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे मिलान जो है युद्धाभ्यास क्या है। ये भारतीय सेना का, नौसेना जो है ना उसका युद्धाभ्यास है, ठीक है। और ये युद्धाभ्यास इसलिए होता है क्योंकि जो है जो हमारी ताकत है, जो भारत की जो ताकत है, सैन्य शक्तियों को जो ताकत है उसका कौशल दिखाना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो शानदार नज़ारा प्रस्तुत करना, ये इसका मकसद होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अभी वर्तमान में जो है ना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्या मिल रहा है, 5वीं जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम लोग। और जल्द ही जो है जब नया सरकार बनेगी तो उसके कार्यकाल में जो यहाँ पे तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है कि 2047 तक विकसित करना, जो है डेवलप कंट्री का स्टेटस प्राप्त करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर। देखिए अभी वर्तमान में नेशनल पार्टी कितना है, 6 नेशनल पार्टी, आप लोग याद रखिएगा, कल भी मैंने इसको बताया था, डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। इसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर बहुजन समाज पार्टी है, फिर और कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी वाले हैं 4, एनपीपी हो गया, नेशनल पीपल पार्टी हो गया 6, और एक और पार्टी आप, ठीक है। सारी पार्टी का एस्टेब्लिश ईयर याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था मैचिंग के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए बार बार हम आपको अलर्ट कर देते हैं। चुनावी बॉन्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पार्टी है ना उसको चंदा देने का ये क्या है, डोनेशन देने का एक जरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे अधिक जो डोनेशन मिला भारतीय जनता पार्टी को मिला है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो चुनाव बॉन्ड के माध्यम से जो धन प्राप्त हुए हैं, जो सहयोग प्राप्त हुए, वो ये मिला है बीजेपी को। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले अपने मुद्दे पे। यहाँ पे मुद्दा लिखा हुआ है, देखिए धन शोधन के मामले में ईडी जो है ना, आपको पता ही ना झारखंड में क्या हुआ। झारखंड के जो सीएम थे, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उन पे जो है भूमि घोटाला को लेकर, भूमि जो है यहाँ पे गबन को लेकर उन पे जांच किया गया और फिर उनको जो है वहाँ पे ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया। फिर उनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। धीरा साहू, आप ये इसको नाम याद रखिएगा। धीरा साहू जो है कांग्रेस के जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे ये एमएलए है वो, ठीक है, सांसद है वो। और यहाँ पे जो है इनको भी गिरफ्तार किया गया और ईडी पूछताछ कर रही है कि आपके पास इतना धन कहाँ से आया, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन पे इंक्वायरी किया जा रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे, एक आगरा में केस आया है कि बीडीओ और जो डीएम होता है ना, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, उनके बीच में हाथापाई हो गया, तो उसके लेकर ये केस दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में लेकर। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, हिंद महासागर सम्मेलन का जो है हुआ है, वहाँ पे हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे 2 प्रश्न बनेगा, एक क्वाड को लेकर और एक यूएनएससी को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, भारत इसमें लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इसके परमानेंट मेंबर बने, और ठीक है, और जल्द ही बनेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, चुनौतियां हैं उसमें, लेकिन हम 100% बनेंगे। जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप परमानेंट मेंबर बन पाओगे, तो हमारी तरफ से जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये जो इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा चुनौती है क्योंकि कुछ देश जो है ना हमें रोकना चाहते हैं। किसी देश का नाम लिए बिना ही आप समझ सकते हैं सारा किन की तरफ किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या क्वाड जो है ना, क्वाड जो है क्या आज उसकी प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है, तो बिल्कुल हाँ है। क्योंकि जो वर्तमान में जो वैश्विक जो परिदृश्य बदल रहे हैं, जो देशों का जो नेचर बदल रहा है, उसके लिहाज से जो है ना क्वाड आज भी प्रासंगिक है। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, ये 4 मेंबर इसमें शामिल है। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो प्राचीन यूनान कला, ये जो यूनान कला पद्धति है ना, ये पद्धति की अगर बात करें तो VOC जो एक टर्म आता है, मतलब आपका अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको जो है ना ब्लड से या कुछ जो है ऑर्गेनिक पदार्थ आपके शरीर से निकाल के हम चेक नहीं करेंगे, बल्कि आपके सांस से, जो सांस के द्वारा जो आपके जो सांस बाहर निकलती है, जो गैसें से बाहर निकलते हैं ना, उस गैसों का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है। इसके बारे में पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले का जो चिकित्सा पद्धति था वो जो है यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं हुआ करता था, अत्याधुनिक मशीन नहीं हुआ करता था, बल्कि वो लोग जो है जो भी रोगी होते थे उनके सांस को जो है सूंघ के ही बता देते थे कि इनमें जो है क्या बीमारियाँ, क्योंकि हर सेकेंड में हमारे शरीर में जो है ना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उससे गैस निकल रहे हैं, और गैस जो हमारे सांस के माध्यम से बाहर आते हैं, तो उस गैसों का अध्ययन करके ही जो हम बता सकते हैं कि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, अगले मुद्दे पे आते हैं हम लोग।
अगले मुद्दे पे आते हैं तो स्पोर्ट्स सेक्शन मुझे मिलता है और स्पोर्ट्स सेक्शन मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आई होप अब हमारी तरफ से जो भी पॉइंट दिए जा रहे होंगे उसको उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप। धन्यवाद।